तो लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझा था, जिसमें हमने प्रिंसिपल समझा था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हमने ये समझा था कि जो कोई भी हमारा न्यूक्लियाई है वो रेडियो वेव को अब्जॉर्ब कैसे करता है, और रेडियो वेव को अब्जॉर्ब करने के बाद जब वो स्पिन ट्रांजिशन करता है, मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसकी स्पिन कैसे चेंज हो जाती है, स्पिन की ट्रांजिशन कैसे हो जाती है, उसको समझा था। हमने कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग डी शील्डिंग को समझा था, और हमने कंसेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट को समझा था कि केमिकल शिफ्ट कैसे आती है, उसकी वैल्यू हम पार्ट्स पर मिलियन में एक में लेते हैं। ठीक है, एनएमआर का जो ग्राफ है उसको समझा था। आज के लेक्चर में हम मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना सीखेंगे, और नंबर ऑफ सिग्नल निकालने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है पोजीशन ऑफ सिग्नल, हम उसको सीखेंगे कि हम सिग्नल की पोजीशन को कैसे पता करते हैं कि कोई भी सिग्नल है वो कितनी केमिकल शिफ्ट पे आ रहा है। राइट, अलग अलग एग्जाम्पल लिखेंगे और हम उसकी पोजीशन को निकालना सीखेंगे। तो हम देख रहे थे कि हम किसी भी सिग्नल की पोजीशन को कैसे निकाल सकते हैं। अगर सिग्नल की हमें पोजीशन निकालनी है देन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का यूज करके हम किसी भी सिग्नल की पोजीशन को निकाल सकते हैं। तो अभी जो केमिकल शिफ्ट है वो कुछ फैक्टर से अफेक्ट होती है। हम पहला फैक्टर पढ़ते हैं विच इज टाइप ऑफ कार्बन, कि किस टाइप का कार्बन हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का कार्बन उस कंपाउंड में है, वो इफेक्ट करता है हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को। जैसे अगर ये कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी कार्बन, this carbon is attached to two groups, two carbons, that means this carbon is secondary carbon, and this carbon is attached to three more carbons, that means it's a tertiary carbon. Okay, so we have primary carbon, we have secondary carbon, and we have a tertiary carbon. अभी अगर हम केमिकल शिफ्ट निकालना चाहते हैं कि मतलब हम देखना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा शील्डेड होगा, कौन सा ज़्यादा डी शील्डेड होगा, उसी से तो हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम बोलते हैं कि चलो हम एक बारी जीओसी लगा के देखते हैं। हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज हमें पता है ना, कि हमें तो जीओसी तो आती है ना, हम उसको लगा के देखते हैं। ठीक है, तो हमने लगाने का ट्राई किया। हमने बोला कि ये जो कार्बन है ये 3 और कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच है। अभी ये तीनों कार्बन जो है, मतलब ये तीनों ग्रुप जो है वो CH3 CH3 CH3, तो तीनों ग्रुप की वजह से एक प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ये भी प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, ये भी प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं। अभी 3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट की वजह से तीनों प्लस आई का क्या कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। तो तीनों कार्बन क्या कर रहे हैं, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ रही है। राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अभी इस कार्बन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमें पता है कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है, तो ये क्या करना चाहेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट क्योंकि इससे 3 ग्रुप से अटैच है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अगर ये कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो जो ये हाइड्रोजन है क्या हो जाएगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। राइट, अगर ये वाला देखते हैं, सेकेंडरी कार्बन देखता है, ये सेकेंडरी कार्बन जो है 2 और कार्बन से अटैच है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 2 CH3 ग्रुप से अटैच है। अब ये दोनों CH3 ग्रुप क्या होता है, CH3 ग्रुप प्लस आई होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम कर रहे हैं। अब ये दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ऑब्वियसली कार्बन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोल सकते, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सो दिस कार्बन वुड ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, बट बिकॉज these two groups, कैसे ग्रुप है ये, these two groups are electron donating group, they are increasing electron density on this carbon, and because of the increase in electron density on this carbon will take less electrons from this hydrogen, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बट इसकी सबसे ज्यादा होगी ना, क्यों, क्योंकि ये तो 3 प्लस आई ग्रुप से अटैच है, तो 3 प्लस आई ग्रुप 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे, जिसकी वजह से कम ले गए। तो अगर हम ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही शील्डेड होता है ना, और जो जितना शील्डेड होता है उसकी डेल्टा वैल्यू उतनी ही कम होती है, तो इसकी सबसे कम होगी, उसकी कम होगी, है ना, और मतलब इसके कंपैरेटिवली इसकी सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू होगी। तो अगर हम ऑर्डर निकालें केमिकल शिफ्ट का, है ना, कि केमिकल जितना ज़्यादा शील्डेड होगा उतना ज़्यादा कम उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी या फिर डेल्टा वैल्यू होगी। तो सबसे कम इसकी, फिर उसकी, फिर इसकी। तो हम ऑर्डर अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा किसका, ये ऑर्डर हो गया हमारा जो केमिकल शिफ्ट है, मतलब जो हमारा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है उसका ऑर्डर ये हो गया। बट क्या जो हमने ये करा है बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है।
क्यों क्यों सही नहीं है? हमने तो सही करा, हमने सब फैक्टर्स लगाए, हमने बेसिक नॉलेज भी यूज करी है, सब तो सही है। गलत क्या है? गलत है because we are not studying GOC, we are studying NMR spectroscopy, and in NMR spectroscopy the first effect is we apply is field effect. We don't apply GOC first, we apply field effect first. After field effect we apply GOC. तो पहला इफेक्ट जो हम लगाते हैं वो फील्ड इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। फील्ड इफेक्ट के बाद सेकेंड इफेक्ट, जब फील्ड इफेक्ट भी इक्वलाइज हो जाए तब हम GOC लगाते हैं। अभी फील्ड इफेक्ट क्या है? जो ये हमारे 3 कार्बन एटम्स है, राइट, ये 3 कार्बन एटम्स है और ये कार्बन होते हैं, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, ठीक है। अब जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना साइड वाले हाइड्रोजन के और इसके बीच में रिपल्शन होगी। जितना बड़ा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, अब ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन करेगा, और जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतना ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगी? डी शील्डिंग हो जाएगी। और डी शील्डिंग आते ही हमको बोलते हैं ना कि अरे डी शील्डिंग हो रही है, तब तो केमिकल शिफ्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना, केमिकल शिफ्ट बढ़ेगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपने नहीं देखा है तो यू शुड विजिट दैट। हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड कि इफ समवन इज शील्डेड, इफ एनी इलेक्ट्रॉन, इफ एनी हाइड्रोजन इज शील्डेड, देन उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेस, बट if any electron is de-shielded, then उसकी जो chemical shift की value that is going to be very high। तो यहाँ पे because ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये नेक्स्ट वाले हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डी-शील्डिंग हो रही है। जितनी ज़्यादा डी-शील्डिंग होगी उतनी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम ऑर्डर क्या लिखेंगे? ऑर्डर होना चाहिए एक्चुअल ऑर्डर केमिकल शिफ्ट का 3, 2, 1, ये होना चाहिए हमारा केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर, राइट। अच्छा, एक और बात हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ना इनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, हमने ये तो देख लिया कि थर्ड की सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, फिर सेकंड की होगी, फिर फर्स्ट की होगी, बट एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, हमको वैल्यूज भी याद रखनी है। तो जो प्राइमरी कार्बन होता है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अराउंड 0.9 ppm होती है। केमिकल शिफ्ट हमने पढ़ा था कि केमिकल शिफ्ट को हम पार्ट्स पर मिलियन में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो मेगाहर्ट्ज में लेते हैं, राइट। इसीलिए हमको क्या लेना पड़ता है केमिकल शिफ्ट वैल्यू को ppm में, क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी मेगाहर्ट्ज में और जो शिफ्ट की वैल्यू वो हर्ट्ज में है, इसीलिए हमारी जो वैल्यू आती है वो पार्ट्स पर मिलियन में हम लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन जो होता है उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो अराउंड 1.3 ppm होती है, और जो टर्शरी कार्बन होता है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अराउंड 1.7 ppm होती है। तो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी हमको याद रखनी है ना, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कि किसकी सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, किसकी कम होगी। वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द केमिकल शिफ्ट। दूसरा इफेक्ट जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को, वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये वाला sp कार्बन है, ये वाला sp2 कार्बन है, ये वाला sp3 कार्बन है। ये हमें कैसे करें? हमको क्या पता है अभी तक इसके बारे में? अगर हमको शिफ्ट की वैल्यू कंपेयर करनी, हमको तो सिर्फ GOC आती है और तो कुछ नहीं आता, राइट। हमें NMR आता है, बट एक बार हम GOC लगा के देखते हैं, फिर हम NMR लगा के देखेंगे, ठीक है। हम GOC इफेक्ट अगर लगा के देखें, NMR के अंदर हम GOC इफेक्ट लगा के देखें, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो भाई, जितना ज़्यादा हमारा परसेंटेज करेक्टर होगा, जितना परसेंटेज करेक्टर होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जितना ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर हो रहा है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो देखो, तो परसेंटेज करेक्टर का ऑर्डर क्या है? sp, sp2, sp3, यही है ना परसेंटेज करेक्टर का ऑर्डर। sp में सबसे ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर होगा, फिर sp2 में, फिर sp3 में। तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज करेक्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाला sp कार्बन, this carbon is going to be more electronegative, and because this carbon is more electronegative, तो क्या करेगा? ये इस हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना।
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है ना, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, वैसे भी कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है। दूसरा उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, क्योंकि परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इस हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी खींचेगा, बट ये कम, मतलब ये कम खींचेगा, है ना, यहाँ पे ज़्यादा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उससे कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादा कम होगी। अब हमें पता है, हमने पास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा कम होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम होगी तो वो शील्डेड होगा कि डीशील्डेड होगा, डीशील्डेड, और उस केस में उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत हाई होगी। और अगर कभी भी जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करती है, वो बढ़ती है, तो उस केस में वहाँ पे वो होगा शील्डेड, और उस केस में जो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो कम होती है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये ज़्यादा डीशील्डेड होता जा रहा है, ये ज़्यादा डीशील्डेड होता जा रहा है, और जितना ज़्यादा डीशील्डेड होता जा रहा है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू को जज करें कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो हम 1 2 3 ये नंबर ही डाल के हम किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा डीशील्डेड है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना, तो 3 2 1 ये ऑर्डर होना चाहिए। बट क्या ये एक्चुअल ऑर्डर होता है, दिस इज द क्वेश्चन, कि ये ऑर्डर होना तो चाहिए, बट क्या यही ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर नहीं होता। द रीजन बीइंग बिकॉज वी आर स्टडिंग, अगेन आई एम सेइंग वी आर स्टडिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ हमने कौन सा इफेक्ट लगाया, यहाँ पे जीओसी लगाया, तो अब हम करेक्ट इफेक्ट लगाते हैं, वो क्या है, वो हमारा फील्ड इफेक्ट है। अब यहाँ पे फील्ड इफेक्ट किसकी वजह से लग रहा होगा, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, तो यहाँ पे जो भी फील्ड इफेक्ट लग रहा होगा, दिस फील्ड इफेक्ट वुड बी ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट वुड बी ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा फील्ड इफेक्ट होगा, है ना, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फील्ड इफेक्ट लगता है वी कॉल दिस एज एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ओके। अब एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग के एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो अब इसके लोब्स है, जो p ऑर्बिटल्स है उसके लोब्स है, ठीक है। अभी क्या होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, पहली बात है ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर लगेगी, राइट, तो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब हमने क्या करा, बाहर से हमने कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रही है ना, अंदर की साइड पे वो क्या करना चाहेगी, इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहेगी, मतलब अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मतलब बी पाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी पाई, वो इन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर बी नॉट जो कि हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इस डायरेक्शन में लग रही है तो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो यहाँ पे कोन जैसा रीजन बन जाएगा, है ना, ये कोन जैसा रीजन बन गया, राइट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इस कोन के अंदर क्या हो रहा है, इस कोन के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें कि टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है, तो ये बोल सकते हैं कि जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, उसमें से ये जो बी पाई है ये अपोज कर रही है उसको, मतलब माइनस बी पाई, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड में से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, वो कम क्यों हो रही है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट बाहर की साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की है पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, राइट। अब यहाँ पे
जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो भी सेम डायरेक्शन लग रही है। मतलब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पे जो हम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो किसके इक्वल होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट प्लस में जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी पाई वो उसके इक्वल होगा। मतलब इनसाइड द कोन जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बी इफेक्टिव, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में से जो बी पाई मैग्नेटिक फील्ड है उतना सब्ट्रैक्ट होकर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। बट आउटसाइड द कोन जो बी पाई इलेक्ट्रॉन है, बी जो पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, जिसकी वजह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो रही है और हमें एक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब हम देख सकते हैं कि अंदर की साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ कम हो रही है, इसका मतलब अंदर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। अब हमने ये पास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका रिलेशन होता है प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी से, कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा हमारी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है इसका मतलब उसकी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी भी कम है, और प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, हमारा केमिकल शिफ्ट से। क्या फॉर्मूला होता है केमिकल शिफ्ट का, केमिकल शिफ्ट का हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हमारी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, हमारे कोई भी प्रोटॉन है, और जो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हमारा, जो हम अपना वो लेते हैं ना, सिलीन लेते हैं है ना, उसकी जो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो हम अपना रेफरेंस लेते हैं, डिवाइडेड बाय में हमारी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है जो मेगाहर्ट्ज में होती है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे केमिकल शिफ्ट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी से। अगर प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो केमिकल शिफ्ट भी कम होगी। इसका मतलब हमारा अंदर के रीजन में केमिकल शिफ्ट कम हो रही है। अगर केमिकल शिफ्ट कम हो तो क्या होता है, शेडेड होता है कि डीशेडेड होता है। केमिकल शिफ्ट कम होगी तो दैट इज गोइंग टू बी शेडेड, मतलब अंदर की साइड पे वो होगा शेडेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर का रीजन जो कोन का रीजन है वो होगा शेडेड। अभी बाहर के रीजन में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट प्लस बी पाई उन सब के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे बढ़ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो प्रोसेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर प्रोसेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारा जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। और अगर केमिकल शिफ्ट बढ़ती है तो क्या होता है, वहाँ होते हैं डी शील्डिंग। तो बाहर की साइड पे यहाँ हो रही डी शील्डिंग और अंदर की साइड पे हो रही है हमारी शील्डिंग। तो अंदर वाला रीजन शील्डेड रीजन है, बाहर वाला डी शील्डेड रीजन है ना। और इस ही इफेक्ट को हम एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रहा है। जिसमें जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतना ज़्यादा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स होगी। जो इसके हाइड्रोजन होते हैं उन इनके हाइड्रोजन की जो डेल्टा वैल्यू होती है, उनकी जो शिफ्ट की वैल्यू होती है वो अराउंड 8.5 टू 6.5 ppm होती है। जितनी भी शिफ्ट की वैल्यू मैं बता रही हूँ दे आर रियली 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो इसमें शिफ्ट की वैल्यू ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं उसमें जो भी हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है अराउंड 8.5 टू 6.5 पार्ट पर मिलियन होती है। अभी एक बार हम कंपेयर करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट पढ़ा। एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट में बी पाई इलेक्ट्रॉन का रोल पढ़ा कि पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या रोल है, मतलब बी पाई नहीं पाई इलेक्ट्रॉन का रोल पढ़ा, जिसकी वजह से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है बी पाई जो जनरेट हो रहा है हमने उसका रोल पढ़ा। तो एक बार देखते हैं। अभी हमारे पास जैसे कि ये दे रखा है, ये एक बेंजीन रिंग है, ओके हमारे पास बेंजीन रिंग है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक एल्कीन सिस्टम है और एक ऐसा सिस्टम दे दिया हमको, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सबसे ज्यादा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट किसमें लगेगा। सिंपल सी बात है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गिव यू द चांस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल हेल्प यू आउट। तो जितना ज़्यादा हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब बी पाई जो जितना ज़्यादा होगा वो क्यों ज़्यादा होगा, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें। तो मैं बोल सकते हैं अगर इसका बी पाई 1 है, इसका बी पाई 2 है और इसका बी पाई 3 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी 1 की, फिर ज़्यादा होगी 2 की, फिर 3 की। क्यों, क्योंकि 2 में ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है कंपेयर टू 3 और 1 में सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्डर क्या होगा 1 1
2 3, मतलब वैसे तो ये 1 2 3 है, मतलब नेमिंग करने में ऑर्डर क्या होगा 1 3 2. सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर फॉर द पाई बी पाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट. बाद हम बात करते हैं एल्कीन्स और अल्काइन सिस्टम की. तो हमारे पास अगर हम बात करें एल्कीन सिस्टम की और अल्काइन की, तो हम क्या बोलेंगे. अगर हमारे पास जैसे एल्कीन दे रखा है, ठीक है, एल्कीन दे रखा है, तो जो इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, याद रख लेना कि ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डी शेडेड रीजन में आते हैं, ये डी शेडेड होते हैं, ठीक है. कौन ऐसे बनेगा ना इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के परपेंडिकुलर, तो ये वाले हाइड्रोजन डी शेडेड होंगे. और अगर ये हाइड्रोजन डी शेडेड है, इनकी डेल्टा वैल्यू याद रखनी है. इनकी डेल्टा वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 6.5 to 4.5 ppm. व्हाई एम आई यूजिंग ppm? आई टोल्ड यू दैट अर्लियर आल्सो. ppm हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो वो हमेशा हम ppm में मेजर करते हैं. फिर हम बात करते हैं एल्काइन की. हमारे पास दे रखा है एल्काइन दे रखा है. अब ये जो एल्काइन के जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये वाले कैसे होते हैं, ये शेडेड रीजन में लाई करते हैं. मतलब ये जो होते हैं इनका कोन कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है. तो ये इस कोन के रीजन में लाई करता है और ये शेडेड रीजन में लाई करता है. अगर ये शेडेड रीजन में लाई कर रहे हैं तो इनकी डेल्टा वैल्यू थोड़ी कम होगी. इनकी डेल्टा वैल्यू अराउंड 2 ppm होती है, ओके. तो इनकी डेल्टा वैल्यू अराउंड 2 ppm होती है. एल्कीन की जो डेल्टा वैल्यू होती है अराउंड 6.5 to 4.5 ppm होती है, राइट. तो ये हमने बात करी एल्कीन की, एल्काइन की. अगर हम तीनों को कंपेयर करें, हमारे पास एक बेंजीन रिंग भी है, तो अगर हम तीनों को कंपेयर करने लग जाए कि इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इसके जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अराउंड 8.5 to 6.5 ppm होती है. तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बेंजीन के प्रोटॉन्स की होगी, उसके बाद हमारे पास एल्कीन के प्रोटॉन्स की, उसके बाद हमारे पास एल्काइन के प्रोटॉन्स की. अगर हम बात करते हैं हमारे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स की, लाइक अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, ओके, जैसे ये है, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी डेल्टा वैल्यू कितनी होगी, इसकी शिफ्ट की वैल्यू बोल सकते हो कि ओके यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो कोन बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर ही बनेगा, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही जाएगी, राइट. तो यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोजन होता है तो वो शेडेड रीजन में आता है, बट यहाँ पे नहीं है, बाहर है हाइड्रोजन, तो दिस हाइड्रोजन विल कम इन द डी शेडेड रीजन. और अगर डी शेडेड है तो उसकी केमिकल शिफ्ट होगी तो ज़्यादा, है ना. तो ये हमने पहला लगाया फील्ड इफेक्ट, पहला हमने लगाया फील्ड इफेक्ट, ओके. फील्ड इफेक्ट लगा के हमने बोल दिया कि डी शेडेड तो होगा, ठीक है. अभी सेकेंड इफेक्ट लगाते हैं. सेकेंड इफेक्ट क्या है हमारा, जीओसी इफेक्ट, ओके. जीओसी इफेक्ट है, जीओसी इफेक्ट है वो कैसे लगाएंगे, हमारे पास जैसे दे रखा है, ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है. अगर हम जीओसी इफेक्ट लगाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये -m ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचेगा, है ना, -m में तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा. ये कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ गया है, तो अब क्या करेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये लेना चाहेगा हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा इस हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी तो ये क्या हो जाएगा, डी शेडेड हो जाएगा, तो डी शेडेड हो जाएगा. तो दोनों ही फैक्टर, हमारा जो फील्ड इफेक्ट है और हमारा जो जीओसी इफेक्ट है, दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं कि ये डी शेडेड होगा. इसका मतलब इसकी जो डेल्टा वैल्यू होगी, इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो अराउंड 9 to 10 ppm होती है, ठीक है. 9 to 10 ppm होती है, किसकी होती है, हमारे जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स होते हैं. अब मैं क्वेश्चन देती हूँ एंड यू हैव टू ट्राई दिस कि मतलब उसमें किसकी डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है. अभी हमको क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ये पूछा है कि जो हमारा केमिकल शिफ्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना. केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर पूछा है. हमारे पास ये दे रखा है बेंजीन का प्रोटॉन है, हमारे पास एल्कीन सिस्टम है, एल्काइन सिस्टम है ना, हमारे पास प्राइमरी कार्बन है और हमारे पास एल्डिहाइडिक कार्बन है. अभी हम ना सब डेल्टा वैल्यूज जो हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज पढ़ी थी उसको फिर से रिकॉल करते हैं. तो हमारे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमने पढ़ी थी वो 9 to 10 ppm पढ़ी थी, है ना, ओके, 9 to 10. बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, बेंजीन की जो प्रोटॉन है उसकी डेल्टा वैल्यू हमने पढ़ी थी 8.5 to 6.5 ppm, ओके. उसके बाद आता है हमारे पास एल्कीन, है ना. इसके हाइड्रोजन की डेल्टा वैल्यू जो थी हमारे पास
वो हमने पढ़ी अराउंड 6.5 to 4.5 ppm। ठीक है, अब लास्ट बचा एल्काइन। एल्काइन में हमने याद करो हमने क्या बोला था कि एल्काइन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो शील्डेड रीजन में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेल्टा वैल्यू और कम हो जाती है। तो इनकी जो हाइड्रोजन है उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो अराउंड 2 ppm है। तो अब हम ऑर्डर बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी, इसकी है। सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू ई जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से। उसके बाद जो डेल्टा वैल्यू है वो हमारे ए हाइड्रोजन की वजह से है, फिर डेल्टा वैल्यू बी हाइड्रोजन की वजह से, एंड देन डेल्टा वैल्यू हमारे सी हाइड्रोजन की वजह से, सी प्रोटॉन की वजह से है। तो ये हमारा डेल्टा वैल्यू का ऑर्डर हो गया। तो एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिसमें मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 3 प्रोटॉन्स है मेरे पास, HA, HP, HC, अलग अलग 3 सिस्टम में, और मेरे को कंपेयर करना है ये किसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, किसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे कम होगी। अगेन हम क्या लगाएंगे, जो हमने शिफ्ट की वैल्यूज पढ़ी थी, वी आर गोइंग टू रिकॉल देम एंड वी आर गोइंग टू राइट देम वन बाय वन। सो सबसे पहले बात हमारे पास एल्काइन है। एल्काइन की जो डेल्टा वैल्यू थी, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ये जो है शेडेड रीजन में आता था, तो उसकी डेल्टा वैल्यू अराउंड 2 ppm थी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट एल्कीन। एल्कीन के जो हाइड्रोजन थे उसकी डेल्टा वैल्यू अराउंड 6.5 to 4.5 ppm थी। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उसकी डेल्टा वैल्यू अराउंड 0.9 ppm थी। तो अब हम इनकी डेल्टा वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम 1, 2, 3 नंबरिंग ये है, अगर हम डेल्टा वैल्यू कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू होगी 2 की, इसकी सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू है, उसके बाद इसकी है, दैट इज 3 एंड देन 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा हमारी डेल्टा वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम इफेक्ट ऑफ डी शील्डिंग ग्रुप देखेंगे, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस देखेंगे, एंड इफेक्ट ऑफ डी शील्डिंग ग्रुप रेजोनेंस तो देखेंगे ही, वो तो हम शिफ्ट की वैल्यूज समझेंगे। उसके अलावा हम नंबर ऑफ सिग्नल्स दिखाना सीखेंगे और उसके बाद हम स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पे पहुंचेंगे।